हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा एंड वेलकम टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप की बेसिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोज़ में हम वर्ल्ड मैप को कवर करने वाले हैं। वर्ल्ड मैप के थ्रू हम जितनी कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पे जितनी पर्वत, पहाड़, नदियाँ और जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं भूगोल से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और साथ ही साथ उन कॉन्टिनेंट्स में जो महत्वपूर्ण देश हैं हमारी परीक्षाओं के लिए, उन हम देशों को भी कवर करेंगे, जैसे वहाँ की राजधानियाँ क्या हैं, वहाँ पे जो महत्वपूर्ण नगर हैं। अर्थात हम वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको जितनी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने राष्ट्र हैं, उन सबको पढ़ाएंगे। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले वर्ल्ड मैप की बेसिक्स से परिचित करवा देते हैं आपको। वर्ल्ड मैप की बेसिक्स में जैसे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशियंस हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हेमिस्फेयर्स, इन सारी बातों से आपको परिचित करवा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारी धरती है, प्रकृति ने उसको बांट करके नहीं भेजा है कि कुछ कॉन्टिनेंट्स में, कुछ ओशियंस में उसने बांट रखा हो। जितनी वाटर बॉडी हैं वो सारी एक ही हैं। हमने अपनी सुविधा अनुसार उन वाटर बॉडीज़ को बांट रखा है। जो स्थल क्षेत्र है उसको ही बांट रखा है। तो जो स्थल वाला पार्ट है उसको हमने कॉन्टिनेंट्स में बांट रखा है, और जो वाटर बॉडी वाला क्षेत्र है उसको हमने ओशियंस में बांट रखा है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स और टोटल 5 ओशियंस में हमने पूरे ग्लोब को अपने बांट रखा है। तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में जो पहली कॉन्टिनेंट है वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगर ये आपको नहीं याद है तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो टोटल 7 हैं, और उन टोटल 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम हमें हमेशा याद होने चाहिए। कौन कौन सी हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो ये हैं कि एरिया के हिसाब से, एरिया की दृष्टि से इनमें कौन सा पहले स्थान पे है, या घटते क्रम में आपको इन 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम याद होने चाहिए। और पॉपुलेशन के दृष्टि से घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए में आपको इन कॉन्टिनेंट्स के नाम याद होने चाहिए। तो अगर एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो एरिया की दृष्टि से पहला स्थान एशिया का है, और दूसरा स्थान अफ्रीका का है, तीसरा स्थान नॉर्थ अमेरिका का है, और चौथा स्थान साउथ अमेरिका का है, पांचवा स्थान अंटार्कटिका का है, और छठवां स्थान यूरोप का है, और सातवां स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, और पांचवा अंटार्कटिका, और छठवां यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से जो सबसे छोटा महाद्वीप है एरिया की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है। अब इनको क्रम में कैसे याद किया जाए, इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे आप वर्ल्ड मैप को अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए। अब जब विजुलाइज कर लिए हैं आप मैप को, तो सबसे ऊपर एशिया, फिर उसके नीचे आएंगे, यानी कि इधर की तरफ बढ़ेंगे अफ्रीका, फिर इसके बाद में फिर ऊपर चले जाइए, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, फिर नीचे आइए साउथ अमेरिका, और फिर सबसे नीचे अंटार्कटिका। और ये आप ध्यान रखिए कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, यानी 7वां, और फिर यूरोप 6वां स्थान। अब देखिए किस तरह से हमने बताया आपको। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ आइए 1 2, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आइए 3 4, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, यानी 1 2 3 4, फिर नीचे से ऊपर की तरफ 5 6, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ 7। तो ये आपके ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, और फिर नीचे से ऊपर, और फिर नीचे। तो ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए इन कॉन्टिनेंट्स को एरिया के हिसाब से। पॉपुलेशन की दृष्टि से इनका क्रम अलग अलग है। अब हम देख लेते हैं कि पॉपुलेशन की दृष्टि से पहला स्थान कौन सा किसका है और लास्ट स्थान किसका है। तो जैसा कि आपको ये पता होगा कि जो अंटार्कटिका है वो बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव का कॉन्टिनेंट है और ये बर्फ से ढका हुआ है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम पाई जाएगी। तो सबसे जनसंख्या कम पाई जाती है अंटार्कटिका में, और सबसे ज़्यादा पाई जाती है एशिया में। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान एशिया का है, दूसरा स्थान अफ्रीका का है, और तीसरा स्थान यूरोप का है। यूरोप छोटा है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, और जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप का तीसरा स्थान आता है। चौथा स्थान नॉर्थ अमेरिका का है, 5वां स्थान साउथ अमेरिका का है, और फिर 6वां स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, और 7वां स्थान अंटार्कटिका का है। तो अंटार्कटिका तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाएगी। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है एशिया में पाई जाती है सब, और उससे कम अफ्रीका में। यानी पहला और दूसरा एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी एशिया और अफ्रीका हैं। तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। इसके बाद में फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद में अंटार्कटिका। तो पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से भी हमें कॉन्टिनेंट्स को याद रखना है।
अब हम आगे देखते हैं ओशियंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो हमारी वाटर बॉडी है उसको हमने 5 ओशियंस में डिवाइड कर रखा है। उन ओशियंस में है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन। तो ये 5 हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर। ये हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसे किसी देश के नाम पे दिया गया है। भारत यानी कि हिंदुस्तान के नाम पे इस महासागर को नाम दिया गया है हिंद महासागर। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर नॉर्थ अटलांटिक है और इधर साउथ अटलांटिक लिखा हुआ है। अभी आगे हम समझा देंगे। एक बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींची गई जिसे इक्वेटर बोलते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है उसे इक्वेटर बोलते हैं। और उस इक्वेटर के नॉर्थ में जितनी वाटर बॉडीज होती हैं जितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि नॉर्थ में है, और उसके साउथ में जितनी वाटर बॉडी या जितनी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि वो साउथ में है। तो ये उस इक्वेटर के नॉर्थ में जितनी वाटर बॉडी है अटलांटिक की उसको हम नॉर्थ अटलांटिक बोलते हैं, और उसके नीचे जितनी वाटर बॉडी है अटलांटिक महासागर की उसे हम साउथ अटलांटिक बोलते हैं। और इसी तरह से आप काफ़ी मैपों में लिखा देखा होगा कि यहाँ पे नॉर्थ लिखा होता है और यहाँ पे साउथ लिखा होता है पैसिफिक ओशियन में। तो ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि इधर ये इक्वेटर के नॉर्थ में है यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और इधर ये साउथ में है तो साउथ पैसिफिक ओशियन। अब ये इधर भी पैसिफिक ओशियन लिखा है और इधर भी पैसिफिक ओशियन लिखा है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये जो मैप दिखाया गया है ये खोल करके दिखाया गया है। जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये वाला जो इधर वाला पार्ट है वो इधर वाले पार्ट से मिल जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकते हैं ओशियन से संबंधित वो देखते हैं। तो हमें ओशियंस का नाम क्रमशः एरिया की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा ओशियन है, वॉल्यूम से मतलब कि जो जल धारण की क्षमता है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, डेप्थ यानी गहराई की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, या कोस्टल लाइन। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ देखें तो ये जो इधर किनारे वाला पार्ट है इसको हम कोस्टल लाइन बोलते हैं। तो इसकी दृष्टि से, इसकी लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़े महासागर कौन से हैं? तो जो कोस्टल लाइन की दृष्टि से है इसमें क्रम बदल जाता है और इन तीनों में एक ही क्रम होता है इन महासागरों का। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा महासागर एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और फिर घटते हुए क्रम में देखते हैं। तो एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक महासागर, और फिर दूसरे स्थान पे है अटलांटिक महासागर, तीसरे स्थान पे है इंडियन महासागर, चौथे स्थान पे है सदर्न ओशियन, और 5वें स्थान पे है आर्कटिक ओशियन। इसे सदर्न ओशियन को हम कभी कभी अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। तो आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर वाले पार्ट को आर्कटिक महासागर और नीचे वाले पार्ट को कभी कभी अंटार्कटिक महासागर भी आप लिखा हुआ देखते हैं, जिसे हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, सदर्न ओशियन। तो एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के हिसाब से जिनका क्रम एक ही है, पहले स्थान पे पैसिफिक ओशियन, दूसरे स्थान पे अटलांटिक ओशियन, तीसरे स्थान पे हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, चौथे स्थान पे सदर्न ओशियन और 5वें स्थान पे आर्कटिक ओशियन। अगर कोस्टल लाइन की दृष्टि से देखें तो 3 तक क्रम एक ही रहता है, यानी पैसिफिक ओशियन का पहला स्थान, अटलांटिक ओशियन का दूसरा स्थान, इंडियन ओशियन का तीसरा स्थान, चौथे स्थान पे आर्कटिक ओशियन हो जाता है और 5वें स्थान पे सदर्न ओशियन हो जाता है। आर्कटिक ओशियन कोस्टल लाइन की दृष्टि से इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे तो ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनसे आर्कटिक ओशियन अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरह से चौथा स्थान आर्कटिक ओशियन का हो जाता है और 5वां स्थान सदर्न ओशियन का हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे और भी ध्यान रखिए, जो अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे जो कोस्टल लाइन है इसको दंतुरित कोस्टल लाइन कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे इस तरह से मतलब जिग जैग वाले मोशन में होती हैं, और ये इसलिए यहाँ पे इसको हम दंतुरित कोस्टल लाइन बोलते हैं। तो ओशियन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब हम आगे देखते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और हेमिस्फीयर क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड की हिंदी अक्षांश है, ये एक काल्पनिक रेखा है। 5 लैटिट्यूड ऐसे हैं जिन्हें हमें याद करना महत्वपूर्ण होता है। 5 लैटिट्यूड में 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड, फिर 23 सही 1/2 डिग्री लैटिट्यूड, और फिर 66 सही 1/2 लैटिट्यूड। ऐसे ही ये नॉर्थ में और यही लैटिट्यूड साउथ में, इनको याद करना महत्वपूर्ण होता है।
अब ये जो इक्वेटर यानी कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसके समानांतर में बहुत सारे लैटिट्यूड खींचे जा सकते हैं। इस इक्वेटर के नॉर्थ में यानी कि ऊपर की तरफ जितने लैटिट्यूड खींचे जाते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये नॉर्थ लैटिट्यूड, और उसके नीचे में जितने लैटिट्यूड खींचे जाते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये साउथ में, यानी नीचे वाले जितने लैटिट्यूड स्थित हैं उनको हम दक्षिणी अक्षांश और ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो लैटिट्यूड है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोलते हैं, और 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश लैटिट्यूड को हम आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और अगर दक्षिण में आए तो दक्षिण में 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा बोलते हैं, और 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं या कौन कौन सी कॉन्टिनेंट हैं, और फिर इक्वेटर के साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। और साथ ही साथ यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि इक्वेटर भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों होकर के गुजरती हैं। तो आप ये मैप में देख रहे होंगे कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर के गुजरती हैं। तो इसी तरह से यह भी प्रश्न आ सकता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरता है। इक्वेटर कौन कौन सी कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया से होकर। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि जो इक्वेटर है या जो कर्क रेखा या मकर रेखा है किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो जब हम देशों को कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम जान लेंगे कि कौन कौन से देशों से कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा होकर के गुजरती है। तो अभी यहाँ पे आप ये जान लीजिए, एक बेसिक सी आप अवधारणा बना लीजिए कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। अब हम उन कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कवर कर लेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि हेमिस्फेयर क्या होते हैं। हेमिस्फेयर की हिंदी होती है गोलार्ध। जो भूमध्य रेखा है इक्वेटर, उसके नॉर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और उसके साउथ को सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। यानी इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्थ में जितने भी देश या जितने कॉन्टिनेंट्स स्थित होंगे उनको हम बोलेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, और इसके नीचे वाले क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र स्थित हैं उनको हम दक्षिणी गोलार्ध में स्थित क्षेत्र या सदर्न हेमिस्फेयर में स्थित क्षेत्र बोलते हैं। तो एक बेसिक सी बात आप ये जान लीजिए कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर वाले क्षेत्र को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उसके नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। बस यहाँ लैटिट्यूड में एक बात और आप ध्यान रखिए, जो लैटिट्यूड होते हैं उनमें आप एक बात ध्यान रखिए कि जो दो लैटिट्यूड होते हैं वो समानांतर होते हैं, यानी उनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा समान होती है। अब आइए हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड और हेमिस्फेयर। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनको हम देशांतरीय रेखा या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये यहाँ से होकर के जाता है इस तरह से। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर है, सभी देशों ने यह डिसाइड किया कि जो ग्रीनिच है जहाँ पे ब्रिटिश वेधशाला स्थित है वहाँ से जो होकर के लाइन जाती है उसको हम 0 डिग्री यानी प्रमुख यामोत्तर मानते हैं। और इसके पूर्व में स्थित देशांतरीय रेखाओं को पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिम में स्थित देशांतरीय रेखाओं को पश्चिमी देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। अब यहाँ पे जो दूरियाँ होती हैं दो देशांतर के बीच में वो भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा, और जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो कम होती जाती हैं। तो जो देशांतरीय रेखाएं बनती हैं वो कुछ इस तरह से बनती हैं। तो देशांतरीय रेखाएं कुछ इस तरह से बनती हैं। तो भूमध्य रेखा पे दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है, और अगर नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये दूरियां कम होती जाती हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और भी जान लीजिए कि जो भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा और 0 डिग्री देशांतरीय रेखा जो मिलती है, ये कहाँ मिलती है अगर कभी पूछा जाता है तो ये मिलती है गिनी की खाड़ी में। इस वाले क्षेत्र को गिनी की खाड़ी बोलते हैं, और यहाँ पे अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा दोनों मिलती हैं। अब जो प्राइम मेरिडियन है यानी 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और प्राइम मेरिडियन के पूरब में स्थित क्षेत्र को ईस्टर्न हेमिस्फेयर या पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम में क्षेत्र को वेस्टर्न हेमिस्फेयर या पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये कुछ बातें थी वर्ल्ड मैप को लेकर के। अगर कभी यह टर्म यूज में आता है माइक्रोनेशिया
मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम वर्ल्ड मैप की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे तो इन सारे टर्म्स को आपको समझा देंगे, क्योंकि आपको ये कहीं ना लगे कि हमने 7 कॉन्टिनेंट्स बता दिए तो ये माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया क्या है या ओशनिया क्या है। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ रहे होंगे या ओशनिया महाद्वीप को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इन सारी बातों को कवर करवा देंगे, तो आपको कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वर्ल्ड मैप की पूरी सीरीज़ को कवर करने वाले हैं एक बेहतरीन, एक इंटरेस्टिंग वे में। यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ें होंगी, उन याद करने वाली चीज़ों के लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से उनको याद करना है। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।